उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के आप सभी भावी सहायक कुलसचिवों, आप सभी का डीपीआईएस में स्वागत है, देवप्रयाग में स्वागत है। आप सभी क्लास के साथ जुड़ गए होंगे, लाइव होंगे, आगे होंगे। और मित्रों, आज आपके साथ हम क्लास की चर्चा कर रहे हैं, कुछ न्यूज पर भी चर्चा करेंगे, कुछ सामान्य न्यूज भी है। और यही है कि कुछ चीज़ें तो खैर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन यह है कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा स्पीड दीजिए। अब आपको स्पीडली लेकर चलना है, इंतजार नहीं करना है। दीपावली की छुट्टी में भी आप अपने आप को समायोजित कर लीजिए अपने क्लासेस के साथ और अपने स्ट्रेटजी के साथ, क्योंकि आपको हो सकता है ज़्यादा समय ना मिले। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हमें लगता है कि 3 महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी 3 महीने में आप अपना कोर्स कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करें, और उसके लिए डीपीआईएस आपके साथ है, देवप्रयाग आपके साथ है, मेरी पूरी ऊर्जा आपके साथ है। आप जानते हैं कि लगभग 6,500 फार्म इसमें पड़े हुए हैं, और आप सभी इस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से लग चुके हैं। परिश्रम बहुत है आपके साथ, क्योंकि आपको ऑफिस भी अटेंड करना है। लास्ट टाइम पर आपको 15 दिन की छुट्टी भी लेना है, क्योंकि वो 15 दिन जब आपके परीक्षा के समय होगा, उस समय हम आपकी ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाएंगे। उसके लिए आपको अपने छुट्टी को, अपने अवकाश को बचा करके रखना है, नए साल का अवकाश, क्योंकि 2025 का वो अवकाश होगा और हम लोग अवकाश पढ़ भी रहे हैं। आज भी हम चर्चा करेंगे, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे, पेपर 3 पर चर्चा करेंगे। और क्योंकि आप लोगों में से ढेर सारे लोग ये कहते हैं जो भी कि आप कैसे पढ़ाते हैं, एक बार आप अपना डेमो क्लास दे दीजिए। हालांकि हमारी कोई डेमो क्लास नहीं है, ये रेगुलर क्लास है। इस रेगुलर क्लास में आप सब कुछ देख लेंगे, लेकिन कुछ स्पेशल न्यूज के साथ भी हम इस क्लास को आपको दे रहे हैं। और आपको एक आश्चर्य होगा, आप स्वयं ढेर सारे लोग, आप लोगों में से ढेर सारे लोग किताबें भी खरीद चुके हैं। और केवल अगर आप पेपर 3 की किताब खरीदे ना, आप केवल पेपर 3 की 4 से 5 किताब आप खरीदेंगे तो आपको लगभग 3,000 से 4,000 रुपए की आपको केवल किताब मिलेगी। लेकिन आप 2500 रुपए में वह सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं जो आपकी आवश्यकताओं से भी अधिक है। मतलब आपको पेपर 3 में 100 अंक चाहिए, 100 अंक के लिए आपको लड़ाई लड़ना है। 100 अंक के लिए आपका सिलेबस बहुत बड़ा है। इसके लिए किताबें अगर खरीदेंगे तो लगभग 3,000 रुपए की सारी किताबें आ रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको 2500 रुपए में पेपर 3 भी मिल रहा है, पेपर 1 भी मिल रहा है, पेपर 2 भी मिल रहा है। इससे सस्ता और क्या हो सकता है, इससे सुलभ और क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता, बशर्ते केवल आपकी मानसिकता सही होनी चाहिए कि आप किताब खरीद करके ले आएंगे, सजा देंगे, लेकिन जो आपके लिए मेहनत करेगा उसको देने में आप 10 बार सोचेंगे। लेकिन नहीं, मत परेशान होइए, आइए और आज और अभी देवप्रयागम आईएएस के इस सुपर स्ट्रेटजिक क्लास के साथ जुड़िए। आज की पूरी क्लास जरूर देखिएगा। ये क्लास आपको बताएगी कि हाँ, इस क्लास में कैसे आप 3rd पेपर, जो इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम को आप कैसे सागर को गागर में आप कैसे समेटे हैं। सागर को गागर में समेटने के लिए देखना होगा। पेपर 1 तो आप जानते हैं पूरा जीएस है, अथाह सागर है। उस पूरे जीएस की अगर आप कुल किताब खरीदेंगे तो भी कम से कम 5,000 रुपए की किताबें मिलेंगी, क्योंकि उसमें 7 पोर्शन है, 7 विषय आपका अध्ययन करना है। वो भी बस 2500 में, कुल सब कुछ मिला करके 2500 में, यानी पूरे सागर को गागर में समेट दिया गया। किताबों का मूल्य भी आपके बैच का मूल्य नहीं है, तो इंतजार फिर किस बात का। आइए आज और अभी ज्वाइन कर लीजिए देवप्रयागम आईएएस का सुपरहिट बैच, यूपी सहायक रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय का सहायक कुल सचिव का ये स्पेशल बैच, इसमें पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 आपको न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराया जा रहा है। एक तरीके से फ्री उपलब्ध कराया जा रहा है। फ्री ही है, जो किताबों के मूल्य से भी कम है वो फ्री ही है। तो आइए अपने मानसिक दृष्टिकोण को जो है सिलेबस पर केंद्रित कीजिए, सिलेबस का मूल्यांकन कीजिए और बैच का चुनाव कीजिए। आइए इस पूरी क्लास को भी आज आप देखिए। परीक्षा मोस्ट प्रोबेबिलिटी बन रही है, क्योंकि जो सरकारी प्रेस है वो एक्टिव हो चुका है। सरकारी प्रेस एक्टिव हो चुका है तो आयोग भी एक्टिव है आपके लिए। अब आगे तो आप समझ रहे होंगे, सारी चीजें बड़ी
तेजी से आगे बढ़ने शुरू हो गई हैं। आयोग फुल एक्टिव मोड में है। आपकी परीक्षा को आने वाले 2025 के पहले 3 महीनों के बीच में कभी भी करवाया जा सकता है, लेकिन वो फरवरी की संभावना ज़्यादा है, नहीं तो फिर मार्च में हो जाएगा। 38 पद हैं और ये पद क्या हैं? आपके लिए बेहतर महत्वपूर्ण है। आपके लिए इतना गरिमामय पद है, इतना गौरवपूर्ण पद है कि आप राज्य विश्वविद्यालय में सहायक कुलसचिव बन जाएंगे और अपने विश्वविद्यालय के क्षेत्र में आने वाले सभी महाविद्यालयों की उनका आप सुपरविजन करेंगे, उनका आप इंस्पेक्शन करेंगे, उनकी रिपोर्टिंग लेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर्स इनकी सब की आप मीटिंग लेंगे। कितनी बड़ी गरिमामयी पोस्ट है आपकी, उसको ध्यान दीजिए और आइए अपने चयन का सबसे सुगम, सबसे सुलभ, सबसे शॉर्टकट वाला रास्ता ढूंढिए। वो क्या है? वो देवप्रयागम आईएएस का है। आइए जुड़िए और देखिए। सभी लोग कहते हैं कि हम पेपर फर्स्ट जीएस है, पेपर सेकंड आपका हिंदी और निबंध है, तो कुछ जानते हैं, लेकिन पेपर थर्ड करते तो हैं व्यवहारिक रूप में, तो उसका रोज अनुपालन करते हैं, लेकिन सर कैसे लिखा जाए, कैसे पढ़ा जाए, वो महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका जो उत्तर प्रदेश सरकार के कार्य संचालन के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कार्यालयों के कार्य संचालन के नितांत आवश्यक है, क्योंकि वो वित्तीय हस्त पुस्तिका ही है, वो फाइनेंशियल हैंडबुक है जो सरकार के सभी पदों में वित्तीय नियमों की संपूर्ण जानकारी देती है। वो चाहे आपके अपॉइंटमेंट से लेकर के और रिटायरमेंट तक संपूर्ण कार्य संचालन, संपूर्ण कार्यालयीय कार्य प्रक्रिया में महत्वपूर्ण क्या है? फाइनेंस महत्वपूर्ण है। अवकाश लेते हैं तो वहां पर भी फाइनेंस महत्वपूर्ण है, वेतन मिलता है तो फाइनेंस महत्वपूर्ण है, यात्रा कर रहे हैं तो भी फाइनेंस महत्वपूर्ण है। अर्थात हर जगह आप सरकारी वित्त के उपयोग से जुड़े हुए होते हैं और उनसे संबंधित समस्त कार्य प्रक्रिया जिसमें वर्णित है वही क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य वित्तीय हस्त पुस्तिका है, उत्तर प्रदेश की फाइनेंशियल हैंडबुक है, जिसमें आपके पद धारण करने से लेकर, यानी पद ग्रहण से लेकर और सेवानिवृत्ति होने तक के समस्त कार्यालयीय कार्य प्रक्रिया, समस्त कार्य संचालन की प्रक्रिया के बारे में आपको एक व्यवहारिक अध्ययन तो आप कर ही रहे हैं, आपको सैद्धांतिक अध्ययन करना चाहिए। साथ ही साथ विश्वविद्यालयीय कार्य प्रक्रिया के बारे में भी आपको देखना होगा और ये सारी चीजें आपको मिल रही है इस पूरे पाठ्यक्रम के साथ। जानते हैं 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 3 आवर्स 3 घंटे का पेपर है, 100 अंक का पेपर है और ये 100 अंक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसमें मैक्सिमम गेन करना है। मैक्सिमम मान करके चलिए कि आपको 70% से 80% के बीच में आपको गेन करना है, अगर आप इसमें अच्छी पोजीशन लाना चाहते हैं। इंटरव्यू को आप सरल बनाना चाहते हैं। फिलहाल इंटरव्यू के लिए तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम हैं तो इंटरव्यू आपका बहुत ही आसान हो जाएगा। 70 से 80% लेना है और मिनिमम अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं तो भी आपका जो रेशियो रहना चाहिए वो 40 से लेकर और 50%। 40% से आप नीचे चले गए तो आप बाहर हो गए, इसलिए आपको बेहतरीन करना है। और इसमें ये आपके समझ में आ गया, यहां तक आ गया। आते हैं, देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। आज हम कुछ क्लासेज आपके साथ चर्चा करेंगे इस पूरी क्लास के साथ। खंड 2 देखिए, अगर आप देखें यही अपने आप में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको 3 भाग पढ़ने हैं। अगर आप वित्तीय हस्त पुस्तिका, आपके सिलेबस में खंड 2 और खंड 5 आपको अध्ययन करना है और ये अपने आप में पर्याप्त है। अगर आप देखें ये दोनों किताबों की कीमत ही अपने आप में 3000 रुपये, 2500 रुपये, अगर आप कंसेशन पर ले लेते हैं तो लगभग 2022 रुपये में, नहीं तो 3000 रुपये में तो आपकी किताबें पढ़ रही हैं। और उसके बाद पढ़ेंगे, कभी पढ़ ही नहीं पाएंगे इसमें जो दिया हुआ है, क्योंकि बहुत दिया हुआ। कितनी मोटी किताबें हैं, अगर आप देखें तो एक किताब आपकी इतनी मोटी किताबें हैं, बहुत मोटी किताबें हैं और इनका अध्ययन करना
सरल नहीं है, बहुत ही टफ है, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसका अध्ययन करना है। तो देखिए खंड 2 आपका जो है, इसमें जो भाग 2, 3, 4 हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां से अगर आप देखें तो लगभग आपके इतने में से आपके जो प्रश्न आ जा रहे हैं, लगभग 30 से 40 अंक के प्रश्न इसी में से आ जाते हैं। यहां तक कि 50% भी हो जा रहा है, किसी किसी पेपर में तो 50% तक प्रश्न यहीं से पूछ लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप, अच्छा ये बेस भी है, इसको हम लोगों को पहले बेस बनाना है। और हमारी इस समय जो क्लासेस चल रही है, इस क्लासेज में हम लोग चल रहे हैं, भाग 2 का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। और भाग 2 में आपने पढ़ लिया है, भाग 2 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भाग 2 में आप पढ़ रहे हैं क्योंकि यहां पर आपको 3 भाग पढ़ना है, भाग 2 पढ़ना है, भाग 3 पढ़ना है और भाग 4 पढ़ना है। आज हम आपके साथ इन्हीं भागों पर चर्चा करेंगे। खंड 5 में अगर आप देखोगे तो भाग 1 है प्लस भाग 3 है, आपको इसमें अध्ययन करना है। खंड 5 में भाग 1 का और भाग 3 का आपको अध्ययन करना है। यहां देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको पूरे वित्तीय हस्त पुस्तिका को जानना है तो आपको पहले भाग 2 पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि भाग 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी पर क्या है, वित्तीय हस्त पुस्तिका का आधार टिका हुआ है, जिसको आप कहते हैं क्या, फंडामेंटल रूल्स कहते हैं। आप पूरे सरकारी कार्य प्रक्रिया का, यानी पद ग्रहण से लेकर जिस दिन आप पद ग्रहण करते हैं, पद ग्रहण कैसे किया जाता है, इन सारी चीजों का विस्तृत वर्णन जिस नियम पर आधारित है, वही वित्तीय हस्त पुस्तिका का मूल नियम है। ठीक है, तो आप भाग 2 का जब अध्ययन करेंगे तो भाग 2 आपका क्या है, ये आपका मूल नियम है और यही आपका मूल आधार है। मूल नियम क्या होता है, अगर आप देखें तो वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 में, खंड 2 के भाग 2 में मूल नियम का वर्णन है, जो सरकारी कर्मचारियों के, सरकारी सेवकों के पद स्थापन से लेकर और सेवानिवृत्ति तक के मूलभूत नियमों के निर्धारण को प्रस्तुत करता है। यहीं पर आपके सारे फंडामेंटल रूल्स हैं। और यहां पर अगर आप अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पूरे भाग में जो आपका सिलेबस जो शामिल है, इसमें आपके कुल 13 अध्याय और 130 नियम इसमें आते हैं। अगर आप देखें तो इसमें आपके कुल 13 अध्याय हैं। इस समय हम लोग के, जैसे आप क्लास अगर देख रहे हैं तो आपके अंदर जिज्ञासा होगी कि इस समय क्या पढ़ा रहे हैं। हम इसमें मूल नियम पर ही चल रहे हैं, मूल नियम के हम लोग करीब पहुंच गए हैं। और मूल नियम में आज हम जो आपके साथ चर्चा करेंगे, मूल नियम में हम लोग करीब पहुंच गए हैं। और इसी मूल नियम में हम अध्याय 10 पर चर्चा, अध्याय 10 हमारा हो रहा है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप हमारी इस क्लास को करते हैं तो आपको मैं बता दूं, ये क्लास करने के लिए एक तो सबसे पहले तो है कि आप हमारे YouTube चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। DPIS को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको सारी जानकारियां, सारे अपडेट्स इससे मिलते रहेंगे। वहां पर आपको कुछ स्पेशल चीजें भी मिलती रहेंगी। तो आप तो सबसे पहले तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं। और इन 13 अध्यायों में आप देखेंगे कि कुल फंडामेंटल रूल्स आपके हैं कितने, तो इसमें आपके कुल 130 नियम हैं, 130 नियम है। मैंने आपको अध्ययन कितने करना है, इन 13 अध्यायों का अध्ययन करना। इससे और मूल नियम में अगर आप देखें तो लगभग ये हम तो 330 से 40 अंक लिखे हैं, ये आपके 50 अंक भी हो जाता है। अगर आप देखें तो भाग 2 से, खंड 2 से ही ये 50 अंक आ जाता है। ठीक है, आज से हम बता दें कि अगर हम पेपर की बात करें तो आपके 2014 के पेपर में भी देखें और 2007 के पेपर में देखें तो लगभग 30 अंक का प्रश्न, 25 से 30 अंक का प्रश्न तो आपके कुल भाग 2 से पूछ लिया गया है, क्योंकि बहुत आधार है, बेस है आपका। तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हम लोग जब शुरुआत किए हैं, कहाँ से, अपने इस यूनिट की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक को आराम से लेकर के चल रहे हैं। और आपको ये भी बता दें, जितनी क्लासेज होती है, जो लाइव क्लास होती है, वो सारी क्लास आपकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। इस क्लास को आप कितनी भी बार देख सकते हैं,
ठीक है। और ये क्लास तब तक बनी रहेगी जब तक ये आपका बैच चलता रहेगा, मतलब आपका एग्जाम हो नहीं जाता है। आपका एग्जाम हो जाएगा, आप क्वालिफाई हो जाएंगे, आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, तब तक ये क्लास रहेगी। जब तक आपका अपॉइंटमेंट नहीं हो जाता है तब तक ये क्लास आपको मिलती रहेगी। क्लास के साथ आप सदैव जुड़े रहेंगे, इसलिए आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सारी रिकॉर्डिंग क्लास का, सारी लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा सारे टॉपिक का टॉपिक वाइज आपको पीडीएफ मिलता है। जैसे आपको मैं बता दूं, आपको मैं एक पीडीएफ दिखा दे रहा हूं। जैसे मान लिया ये है मूल नियम, ये आपका मूल नियम है, और मूल नियम में अध्याय 8 और अध्याय 9 का ये आपका पीडीएफ है। तो सारे पीडीएफ आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है। जैसे ये दिया गया है, डिसमिसल कैसे होता है, रिमूवल कैसे होता है, सस्पेंशन कैसे होता है, सरकारी कर्मचारियों के सेवा से पदच्युति, सरकारी कर्मचारियों के सेवा से पदच्युति या पृथक्करण या निलंबन हो जाने की स्थिति एवं उसके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पदच्युति क्या है, पृथक्करण क्या है, निलंबन क्या है, डिसमिसल क्या है, रिमूवल क्या है, सस्पेंशन क्या है, और इस पर पूरा नोट्स आपका ये पीडीएफ आप कुछ नहीं करना है। बिल्कुल आपके सारे आंसर जो है आपके मूल नियम पर आधारित हैं, आपके व्युत्पत्ति पर आधारित हैं, और आपके सहायक नियम पर आधारित हैं। सारी किताबों का संग्रह का आपका इसमें मिलता है। जितने भी गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं, जितने भी शासनादेश हैं, जिस टॉपिक से जुड़े शासनादेश, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, वो जगह जगह पर कोट कर दिया गया है, जैसे कि आप अपने आंसर में उसको क्या करें, उसको जोड़ सकें। आप ढूंढते रह जाएंगे तो सालों आपको लग जाएगा इसको बनाने में, लेकिन ये सब कुछ सारी चीजें आपको इसके साथ मिल गई। अब जैसे आपका डिसमिसल है तो इसके बारे में जो प्रश्न पूछा गया है वहां से दिया गया, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इसके आपके फंडामेंटल रूल्स में क्या है। जैसे आपका आता है निलंबन, सस्पेंशन आता है, तो सस्पेंशन का प्रावधान किसमें है, मूल नियम 52 में है। मूल नियम 52 में पदच्युति या निष्कासन का प्रावधान है, और कहा जाता है कि पदच्युति या निष्कासन की तिथि से वेतन एवं भत्ते बंद हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ ये इसके बारे में पूरा डिटेल दिया गया है। ठीक है। गवर्नमेंट सर्विसेज से रिमूवल और डिसमिसल का प्रावधान, फिर आपके सस्पेंशन का प्रावधान है। सस्पेंशन क्या होता है, किस प्रकार होता है, उनका पूरा दिया गया है। सस्पेंशन के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली का भी हमने इसमें वो किया है। ठीक है। निलंबित सरकारी अधिकारी के विभिन्न भुगतान संबंधी अधिकार क्या क्या है, उसको डायग्राम बेस इस तरीके से आंसर दे दिया गया है। अगर आप देख रहे होंगे इस तरीके से डायग्राम बेस आंसर आपको दे दिया गया है। इसका सबसे बेहतरीन तरीके से आप आंसर लिख सकते हैं, डायग्राम बेस आंसर लिख सकते हैं। तो सारी चीजें बड़ी ही व्यवस्थित ही सिस्टमेटिक है। बस आपको करना क्या है, खाया पिया और पचाया, अध्ययन कीजिए और यही जाइए अपने कॉपी में अभ्यास कीजिए, और यही जाइए अपने एग्जाम में आप जाइए 100 के 100 अंक की गारंटी दे रहा हूं, आपके पेपर में से ही पूछे जाएंगे, जबकि क्लास में से ही पूछे जाएंगे, क्योंकि 2018 में भी हम लोग इसको देख चुके हैं। सारी चीजें आपके अनुकूल रहेंगी, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो मूल नियम में कुल 13 अध्याय हैं, इसमें कुल 130 नियम हैं। ठीक है। इनका हमें अध्ययन करना है, और हम मूल नियम एक एक अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। अगर हम इसका अध्ययन करते हैं, आपके अध्याय 1 की बात करते हैं, तो सबसे पहले अध्याय 1 में कुल कितने हैं, अध्याय 1 की बात करें तो अध्याय 1 में मूल नियम के लागू होने की सीमा का वर्णन किया गया है। अब इसका हम अध्याय 1 एक करके करेंगे अध्याय। तो अध्याय 1 क्या है, अध्याय 1 का विषय क्या है, मूल नियम के लागू होने की सीमा। मूल नियम कहां तक लागू होता है, तो मूल नियम के लागू होने की सीमा का प्रावधान कहां किया गया, अध्याय 1 में है। मूल नियम के लागू होने की सीमा, लागू होने की सीमा। अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो उसमें कुल 1 से 8 तक नियम है। इसमें नियम संख्या 1 से 8 तक, नियम संख्या 1 से 8 तक इसमें प्रोविजंस है, इसमें प्रावधान है। ठीक है। नियम 1 से लेकर नियम 8 तक का इसमें कुल प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब प्रश्न यहां पर आता है, प्रश्न यहां पर देखिए मैंने प्रश्न क्या बनाया है कि वित्तीय हस्त पुस्तिका के मूल नियमों के लागू होने की सीमा की पहचान कीजिए। 100 शब्दों में इसको आपको लिखना है। आंसर कहां से आप शुरुआत करेंगे, आप देखिए इसका जो ड्राफ्ट आंसर होगा कैसे लिखेंगे।
मैं बता रहा हूं आपको लिखने की शुरुआत कहां से करेंगे। उत्तर प्रदेश वित्तीय हस्त पुस्तिका के मूल नियमों के लागू होने की सीमा का प्रावधान अध्याय 1 में नियम 1 से 8 तक उल्लिखित है। ये नियम भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 241 दो ख के अंतर्गत तत्कालीन संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के गवर्नर के आदेश से 1 अप्रैल 1942 से लागू हुए हैं। इस रूप में इनके तहत किए गए प्रावधानों और मूल नियम के लागू होने की सीमाओं के प्रभाव को निम्न रूपों में देखा जा सकता है। अब इसको आप पॉइंट में दिखा देंगे, यही आंसर। अब इसको किताबों में ढूंढने से नहीं मिलेगा, क्योंकि किताबों में जो दी बड़ी क्लिष्ट भाषा का प्रयोग है। ठीक है, और अब ठीक है, अब अध्याय 1 ये हो गई, हमने आपको बता दिया। अध्याय 2 क्या है, अब इसका पूरा आंसर आपके लिए क्या है, रेडी है। अध्याय 2 में क्या है, परिभाषाएं दी है। इन सभी 13 अध्याय और 130 नियम के अंतर्गत जितने भी टॉपिक दिए गए हैं, जितने भी टर्म्स हैं, सरकारी कार्यालय में जितने टर्म्स का प्रयोग किया जाता है, उनकी परिभाषा किसमें दी गई है, मूल नियम के अध्याय 2 में दी गई है। यानी मूल नियम के अध्याय 2 में क्या है, परिभाषाएं हैं। इसमें क्या है, परिभाषाएं दी गई हैं। किसकी परिभाषा है, इसमें परिभाषा किसकी है, अब देखिए, औसत वेतन क्या होता है, विधि भत्ता क्या होता है, कैडर संवर्ग क्या होता है, सभी के 9 में, जैसे 9 में कहा गया है तो 9(2) में है औसत वेतन है, 9(3) में विधिवेत्ता की बात कही गई। विधिवेत्ता किसे कहते हैं, अब आपका 60 नोट्स लिखने के लिए आ जाए विधिवेत्ता, तो विधिवेत्ता आप वैसे तो लिख डालेंगे नहीं, आपको लिखने क्या है, आपको बताना पड़ेगा उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्त पुस्तिका के खंड 2 के भाग 2 में अध्याय 2 के अंतर्गत दी गई परिभाषाओं में मूल नियम 2(3) के अंतर्गत विधिवेत्ता की परिभाषा दी गई है। अब जब इतना आप बता दिए ना, एग्जामिनर समझ गया कि बस आप तो सब कुछ जानते हैं। नहीं तो आप कहानी लिखकर चलाएं, विधिवेत्ता का मतलब ये होता है जिसे कानून का ज्ञान होता है, ये हो दुनिया भर की कहानी आप लिखेंगे, कहानी पर नंबर नहीं मिलेगा। आप तो कहेंगे हमने छाप दिया है, छापने से नंबर नहीं मिलेगा आपको, टू द पॉइंट आंसर देने से। विधिवेत्ता क्या होता है, ये कहता है मूल नियम 9 फाइनेंशियल हैंडबुक में खंड 2 के अंतर्गत मूल नियम 9(3) क्या कहता है, विधिवेत्ता की परिभाषा देता है। क्या होता है विधिवेत्ता, देखिए, विधिवेत्ता से आशय इंग्लैंड या उत्तरी आयरलैंड में वकालत करने वाले बैरिस्टर से है, या स्कॉटलैंड के अधिवक्ताओं की फैकल्टी के वकालत करने वाले सदस्यों से है। क्लियर हो गया, विधिवेत्ता ये होते हैं। इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो यद्यप बैरिस्टर तो है, लेकिन उसने कभी भी विधि के वक्ता के रूप में वकालत का कार्य नहीं किया है। अर्थात जिसने वकालत का काम नहीं किया है उसको विधिवेत्ता नहीं कहा जाएगा। आप आज देख रहे हैं CJI बनने के लिए, या न्यायाधीश बनने के लिए, या आपका अटॉर्नी जनरल बनने के लिए, जो कुछ नियम, उसमें एक शब्द ये भी आता है कि उसे राष्ट्रपति की नज़र में प्रसिद्ध विधिवेत्ता होना चाहिए। अब विधिवेत्ता का मतलब, यद्यप वो बैरिस्टर वहां से है, लेकिन यहाँ विधिवेत्ता का आशय भी है, उसी संदर्भ से है कि जो केवल डिग्री ना लिया हुआ हो, जो बाकायदा जो है आपके सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या न्यायालयिक कार्य प्रक्रिया में वो पूरी तरीके से भाग लिया हो। लेकिन मूल नियम के अंतर्गत जब आप लिखेंगे विधिवेत्ता क्या होता है, तब उसका आशय कहाँ से होगा, इंग्लैंड और आयरलैंड, ठीक है, स्कॉटलैंड, इन देशों में प्रांतों, जो देशों में पढ़ने वाले और जो है विधि की डिग्री लेने वाले, साथ ही साथ वहाँ के न्यायालयों में प्रैक्टिस करने वाले, उन अधिवक्ताओं से है। ठीक है, ये होगी आपकी विधिवेत्ता की परिभाषा। अब आपका आ जाएगा, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए विधिवेत्ता के बारे में। अब आप तो छाप आए हैं, ये लिखना है आपको। तो ये है आपको अध्याय 2 में परिभाषाओं में विधिवेत्ता की परिभाषा, कैडर्स की परिभाषा, संवर्ग क्या होता है, आपको दे दिया गया 60 नोट्स लिखने के लिए।
संवर्ग की परिभाषा लिखिए तो संवर्ग को आप दिखाना पड़ेगा कि मूल नियम 9(4) के अंतर्गत क्या है, कैडर्स को परिभाषित किया गया, संवर्ग को परिभाषित किया गया है। ठीक है, फिर 9(5) के अंतर्गत प्रतिकर भत्ता को, ठीक है, कंपनसेटरी अलाउंस को परिभाषित किया गया है। फिर 9(6) के अंतर्गत ड्यूटी को परिभाषित किया गया है। फिर ज्वाइनिंग पीरियड, कार्यभार ग्रहण काल को परिभाषित किया गया है, 9(6)(2) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। फिर आपका औसत वेतन आप परिभाषित किया गया। फिर आपका जो है बाह्य सेवा को परिभाषित किया गया है। फिर आपका जो है संघ के राजस्व की परिभाषा दी गई है। फिर आपको मानदेय की परिभाषा दी गई है। फिर 9(21) में वेतन की परिभाषा दी, वेतन को परिभाषित किया गया है, वेतन क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपका अध्याय 2 हो गई, जिसमें विभिन्न टर्म्स की परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप इसको पूरा अध्ययन करेंगे, फिर आप आएंगे अध्याय 3 में आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको हमारे साथ जुड़ करके इनका पूरा सिस्टमेटिक अध्ययन करना है। आपके सब समझ में आ गया होगा। तो उस दुरूह प्रक्रिया को अपनाने से क्या फायदा, जिससे आपका धन भी जाए और आपका समय भी जाए। क्योंकि आपके पास पैसा तो है, क्योंकि आप सभी लोग 7 साल से अधिक सेवाएं कर चुके हैं, किसी भी विभाग में आप सेवा कर चुके हैं, या आप लोगों में से ढेर सारे जो आर्मी के रिटायर्ड हैं, खूब ढेर सारे, हम तो रिटायरमेंट के बाद मिलता है जानते ही हैं। तो सब कुछ आपके पास है, आपके पास क्या नहीं है, वो समय नहीं है। इसलिए अपना समय बर्बाद मत कीजिए, आइए जुड़िए, आप निराश नहीं होंगे। आप जितना सोचे हैं उससे भी कहीं अधिक आपको मिलेगा। इसलिए आइए आज और अभी तुरंत DPIS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ जाइए और देव प्रयागम IAS के साथ जुड़ करके अपने इस सहायक कुल सचिव के पूरे क्लास को पूरा कीजिए और सहायक कुल सचिव बनने का अपना एक शानदार सपना भी पूरा कीजिए। आइए, आपका इंतजार है DPIS में, देव प्रयागम में DP पांडे के साथ। ढेर सारी शुभकामनाएं।